वो बॉर्डर पड़ता है 270 किलोमीटर, पैदल जाता था, 13 दिन में वहाँ पहुँचता था। प्रधानमंत्री वगैरह यूं ऐसे कहा करते थे कि हमारा कोई दुश्मन देश कोई नहीं है हमारा। जाला करते थे, इला करते थे, भर्ती होना है तो आ जाओ, भर्ती होना है तो आ जाओ। चॉवरलेट गाड़ियाँ थी जो हैंडल से स्टार्ट होती थी। आज हमारे देश के एक गौरव सैनिक हमारे साथ हैं। वो कई युद्ध लड़ चुके हैं देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए। किस प्रकार उन्होंने वो युद्ध लड़े और कितना संघर्षपूर्ण उस समय का जीवन था, और देश की सीमाएं जो आज कायम हैं उसके अंदर सैनिकों ने कितनी अपनी बलिदानियां दी हैं, वो सारी जानकारी आज हम इनसे हासिल करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका शुभ परिचय। मैं कैप्टन विजय सिंह बामणु, फौज में 5 फील्ड रेजिमेंट में सेवा देता था। आपने कुल कितने साल सर्विस की थी? मैंने 30 साल नौकरी की। 30 साल नौकरी की। आपके समय के अंदर सेना के अंदर जाने के लिए शिक्षा का स्टैंडर्ड क्या था? भाई उस वक़्त तो करीब करीब 80% लोग अंगूठा ही टेकते थे। पे जब लगे थे, पेमेंट जब होता था, वो अकाउंट रूल में एक टिकट लगा के अंगूठा लगाते थे। बहुत थोड़े लोग, उस वक़्त दस्तखत करने वाला मैं एक था, तो एक सूबेदार मुझे पेमेंट कर रहा था तनख्वाह, तो मैंने सिग्नेचर किए, दस्तखत किए अंग्रेज़ी में। तो उसने ताजुब किया कि आपको अंग्रेज़ी आती है? मैं कहा हाँ, मुझे अंग्रेज़ी आती है। आप उस समय कितनी क्लास पढ़े थे? उस वक़्त मैं 9th क्लास छोड़ के और भर्ती हुआ था। 8वीं पास, 9वीं क्लास में रनिंग में फौज में भर्ती हो गया। बीकानेर में पढ़ता था। बीकानेर में पढ़ते थे? बीकानेर में। उस समय सेना की भर्ती का प्रोसीजर क्या होता था? भाई जब ये 1962 की लड़ाई लगी, तब तो दुनिया रिक्रूटिंग ऑफिस वाले वहाँ कोई जाला करते थे, इला करते थे, भर्ती होना है तो आ जाओ, भर्ती होना है तो आ जाओ। मतलब आज जहाँ भर्ती होने के लिए लंबी लाइन और लंबा हाँ, आज प्रयास। तो भर्ती होने के लिए अगर 100 आदमी भर्ती होने हैं तो 5 लाख आदमी उसके कंपटीशन में है। और उस समय मतलब ढूंढना पड़ता था। ढूंढना पड़ता था। आप फर्स्ट में आपने ट्रेनिंग कहाँ की? ट्रेनिंग नासिक में की। कितने समय तक आपने ट्रेनिंग की थी? ट्रेनिंग 24 हफ्ते ट्रेनिंग की। बीच में वैसे तोपखाने की ट्रेनिंग जो है 58 हफ्ते की होती है, लेकिन बीच में 22 हफ्ते 24 हफ्ते के बाद ये लड़ाई लग गई, तो हमको आधी ट्रेनिंग के बाद ही वहाँ भेज दिया गया। आपने पहली लड़ाई कहाँ पर लड़ी? पहली लड़ाई चाइना से लड़ी, सेला टॉप पे। सेला टॉप पे। उस समय आपके पास लड़ाई के संसाधन क्या थे? भाई 303 बंदूक थी और 25 पाउंडर गन थी। पर्सनल लाइफ में 303 बंदूक हुआ करती 303 बंदूक और 303 LMG। 303 LMG हुआ करती थी जी। और बड़े हथियारों में भाई अटलरी के पास ये 2 पर्सनल हथियार, ये 2 ही थे, राइफल और LMG, और बाकी थी हर बैटरी में 8-8 तोपें हुआ करती थी 25 पाउंडर की। आपके पहले युद्ध का एक्सपीरियंस क्या रहा? किस प्रकार आप युद्ध मैदान तक पहुंचे? युद्ध के मैदान में तो बहुत मुश्किल से पहुंचे, क्योंकि सड़कें नहीं थी। जब हमारी पलटन डिप्लॉय होने के लिए सेला पे जा रही थी, तो उस वक्त गाड़ियां थी हमारे पास, गन टॉवर थे, चॉवरलेट गाड़ियां थी, चेवरलेट जो हैंडल से स्टार्ट होती थी, और थी निशान। एक गाड़ी जब रोड के बीच में पहाड़ के ऊपर ऑफ हो गई, बंद हो गई, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो जिनकी मैंने पहले चर्चा की, सूबेदार बलवंत सिंह साहब और एक और सूबेदार था विजय सिंह तोमर ग्वालियर का, इन्होंने अपना इनिशिएटिव लेके उस गाड़ी का सामान नीचे उतरवा के और धक्का दे के उस गाड़ी को बोला कि इसको नाले में धकेल दो, क्योंकि बाकी सब लोगों का डिले हो रहा है, टाइम से पहुंच नहीं रहे। तो गाड़ियों की भी समस्या थी, गाड़ियां सब खटाला गाड़ी थी। उस समय के जो इक्विपमेंट थे वो मतलब ऐसे थे कि बहुत संघर्ष के साथ उन इक्विपमेंटों के साथ संघर्ष करना पड़ता हाँ, था। इंडिया को, हिंदुस्तान को ज़्यादा कुछ सेना के सामान की ज़रूरत नहीं थी। लोग
प्रधानमंत्री वगैरह यूं ऐसे कहा करते थे कि हमारा कोई दुश्मन देश कोई नहीं है, हमारा सब हिंदू चीनी भाई भाई और पाकिस्तान भी भाई है, इसलिए हथियारों पे ज़्यादा किसी ने, इक्विपमेंट पे ज़्यादा किसी ने जोर नहीं दिया। तो इसका मतलब 1962 का जो युद्ध है वो एक तरह से मतलब चेतावनी थी कि जो आपके दिल में भ्रम है भाई भाई वाला, वो भ्रम टूट गया। उस युद्ध के अंदर आप प्रतिदर्शी लड़े हैं, तो हमारी जो सैनिक थे उस समय के, जिस हिसाब से संसाधनों का बहुत अभाव था और उसके बाद भी वो आखिरी समय तक कहा जा रहा है कि लड़ते रहे, तो आप उस युद्ध में थे, क्या एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार आप लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी? भाई वो तो 62 का युद्ध जो है वो तो बहुत क्रिटिकल युद्ध था, जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय थे। वहाँ की शिलाटॉप की हाइट 14,000 फीट थी और नवंबर महीने में वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी, बर्फ़ वाले बूट भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, क्लोथिंग भी नहीं था, फिर भी लोग लड़े। कितने समय तक ये युद्ध चला? युद्ध 1962 का युद्ध 1.5 महीने तक चला। 1.5 महीने तक। उसके अंदर कहा जा रहा है कि चाइना जो है देश के बड़े हिस्से के अंदर घुस आया था और सेना लड़नी चाहती थी, लेकिन सरकार जो है हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा? भाई ऐसा तो ये अब सरकार के बारे में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन चाइना 300 किलोमीटर बॉम्बेला से भी नीचे तेजपुर के पास तक चाइना की फौज पहुंच गई थी और तेजपुर और तवांग के बीच में 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी वो सीमाएं वापस देश ने खाली करवाई? हाँ, वो सीमाएं जब चाइना वाले वापस गए तो नॉर्थ ईस्ट की सीमा तो उन्होंने करीब 2-3 किलोमीटर छोड़ दी, लेकिन गलवान घाटी और लद्दाख वाली सीमा जो है वो चाइना ने नहीं छोड़ी। वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि 3,000 वर्ग किलोमीटर हिंदुस्तान का एरिया अभी भी चाइना के पास है, जो हमेशा वहाँ पे गलवान घाटी में और उन पहाड़ों में हरकत होती रहती है। ये उसी वक़्त का कब्जा किया हुआ है। आप 1.5 महीना तक युद्ध लड़े थे, आप लोगों के पास खाने के संसाधन किस प्रकार उपलब्ध होते थे? हाँ, खाने का तो लंगर हमारे साथ रहता था, रोटियां वाले रोटियां पकाते थे, लड़ने वाले लड़ाई करते थे। राशन की सप्लाई पहुंच जाती थी? हाँ, राशन की सप्लाई, हम तो 1 महीने का राशन सब गाड़ियों के अंदर ही था, हम साथ ही लेके गए थे, लेकिन अम्यूनिशन की सप्लाई नहीं हुई। उस युद्ध के अंदर जो लेके गए वही अम्यूनिशन था? वही अम्यूनिशन था। उसी अम्यूनिशन से मतलब 1-1.5 महीना तक लड़े हैं? हाँ, 2 बैटरियाँ, डेट तो नहीं, हमारी पलटन तो वहाँ लेट पहुँची थी। 1.5 महीना लड़ने वाले इन्फेंट्री और आसाम राइफल वो थे। हम लोग तो लड़ाई लड़े करीब 17-18 दिन लड़ाई लड़े, लेट पहुँचे थे वहाँ पे। इतना ही अम्यूनिशन था, इतना भी राशन था, उसके बाद विड्रॉल हो गया। और चाइना का विड्रॉल और इतनी बड़ी हार होने के बाद हिंदुस्तान ने एक आयोग बैठाया। उस आयोग का ऑफिसर इंचार्ज था लेफ्टिनेंट जनरल हेडरसन ब्रुक्स और इंडियन एकेडमी देहरादून के कमांडेंट थे ब्रिगेडियर PS भगत। इन अफसरों ने पूरी ये जांच की, इंक्वायरी की कि क्या कारण था कि इतनी बड़ी हार हुई। इनकी रिपोर्ट भी उजागर नहीं की। 1962 के युद्ध को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हार के कारण देश के सामने उजागर नहीं हुई। उस समय के संसाधन क्या हमारे देश के पास कम थे या पहुंच नहीं पाए, या कहीं न कहीं उस समय की सरकार की अगर हम कहें जो नीतियां हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाई? हाँ, नीतियां ऐसी थी, सरकार को ये आशा ही नहीं थी कि चाइना जो है हमारे ऊपर युद्ध करेगा, हमसे धोखेबाजी करेगा, क्योंकि 1959 में 55-56 में तो चाउ एन लाई
इंडिया में आया तो उन्होंने ऐसा कुछ नारा लगाया था, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, और वो भाई भाई बोल के दुश्मन बन गया। 1962 के बाद में फिर 65 की लड़ाई फिर हुई, उसके अंदर भी आपकी भागीदारी रही? हाँ, मैंने टोटल 4 युद्ध लड़े। 3 साल बाद, 62 के 3 साल बाद दूसरी लड़ाई 1965 की पाकिस्तान के साथ हुई। वो लड़ाई 5 फील्ड रेजिमेंट गुरदासपुर अमृतसर के आगे एक जगह थी डेरा बाबा नानक। डेरा बाबा नानक में हम लोग तैनात थे। पाकिस्तान की रावी नदी के ऊपर एक ब्रिज था, वो ब्रिज पाकिस्तान के एरिया में था। डेरा बाबा नानक ब्रिज उसको बोलते थे। उस ब्रिज पे कब्जा किया। ब्रिज कब्जा होने के 2 दिन बाद वहाँ से हमारी पलटन मूव होके तरन तारन पट्टी होते हुए 8 सितंबर को खालड़ा गांव में डिप्लॉय हुए। खालड़ा गांव में 8 तारीख की रात को वज्र कोर 11 वज्र कोर का आर्टी फायर हुआ। वो आर्टी फायर एक वहाँ पे पाकिस्तान का अच्छा तकड़ा शहर था बरकी, जो लाहौर से 4 किलोमीटर दूर था। उस बरकी शहर पे रात में इन्फेंट्री ने और आर्टिलरी ने फायर करके उस शहर को कब्जा किया। उसके बाद 2 दिन तक घूम के 9 तारीख को सुबह 8 को पूरी रात फायर करते थे। 9 तारीख को सुबह हमारी पलटन के ऊपर पाकिस्तान का एयर अटैक हुआ। 3 जहाज आए और 1 घंटा तक लगातार बारी बारी वो बम बरसाते रहे। 5 फील्ड के पापा बैटरी की नंबर 1 गन, जिसका हवलदार नंबर 1 मेघ सिंह था, वो एक गन डिस्ट्रॉय हो गई। इसके बाद 4 अम्यूनिशन की गाड़ियों में आग लग गई। तो हमारे गोले जो थे वो हमारे दुश्मन बन गए, लेकिन भगवान की कृपा से, करणी माता की कृपा से वहाँ पे भी हमारी कैजुअल्टी नहीं हुई। खालड़ा से हम लोग आ गए। पाकिस्तान की एक नहर है इच्छुगल कैनाल, इच्छुगल कैनाल के ऊपर डिप्लॉय रहे और 22 तारीख की रात को सीज फायर हो गया। लाहौर से 3 किलोमीटर दूर तक आप पहुंच गए थे और आज भी लाहौर पाकिस्तान के पास है, और चाइना ने जो हमारी ज़मीन दबाई थी वो हम नहीं ले पाए। आप एक गौरव सैनिक रहे हैं, कहीं दर्द होता है जब इन चीज़ों को कैलकुलेशन करते हैं? हाँ, 1965 में तो पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया, बहुत सारी ज़मीन हम लोगों ने दबाई थी, कैप्चर की थी, लेकिन ताशकंद वार्ता हुई। उसमें उस वक़्त प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और दूसरे देशों के दबाव की वजह से शास्त्री जी ने वो ज़मीन वापस देना स्वीकार किया और शास्त्री जी खुद भी ताशकंद में शहीद हो गए। उसके बाद में अगला युद्ध आपका कहाँ पर लड़ा? हाँ, तीसरा युद्ध मेरा 1971, ये दिसंबर 3 तारीख से शुरू हुआ था। उस वक़्त हमारी पलटन फिरोजपुर पंजाब में डिप्लॉय थी। हुसैनी वाला हेड, जो सतलज नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है और वहाँ पानी रोकने का हेड बना हुआ है। थोड़ा पानी पाकिस्तान में ज़्यादा है और ज़्यादा पानी हिंदुस्तान में रोका रहता है। उस वक़्त, उस दिन पहला अटैक पाकिस्तान ने किया। 1971 में पश्चिमी पंजाब में युद्ध पाकिस्तान ने किया। तो शाम के वक़्त फर्स्ट लाइट से पहले 45 टैंक पाकिस्तान के हुसैनी वाला हेड पार करके उनकी इन्फेंट्री टैंकों के ऊपर थी और टैंक लगातार चलते आए, टैंक रुके नहीं। तो हिंदुस्तान वालों ने ये जो
सतलुज नदी के ऊपर बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ था। इंडिया पाकिस्तान एक था उस टाइम से, रेल भी ऊपर से जाती थी और गाड़ियां भी, रोड भी था, रेल भी था। उस ब्रिज का एक हिस्सा हिंदुस्तान वालों ने उड़ा दिया। वो ब्रिज का एक हिस्सा नीचे नदी में गिरा तो एक टैंक पाकिस्तान का भी उस ब्रिज के साथ नीचे चला गया और बाकी टैंक वहाँ पे रुक गए। शाम की वक़्त रात में कुछ लोगों को तैयार किया। उसमें फाइव का कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल फर्नांडेज और 2 इंजीनियर रेजिमेंट के अफसर, इनको भेजा गया कि ये जो ब्रिज हेड बना हुआ है, पानी रोकने के गेट बने हुए हैं, उन गेटों को खोला जाए ताकि रात में पाकिस्तान की पैदल सेना नदी पार करके इस पार ना आ सके। ज़्यादा पानी छोड़ने की नियत से गेट खोलने गए। गेट खोल के वापस मुड़े तो हमारे फाइव फील्ड के कमांडिंग अफसर कर्नल LT फर्नांडेज को ये मोटर का पाकिस्तान का फायर आया और उनके पेट में एक स्प्रिंटर लगा, वो घायल हो गए। उनके साथ में फाइव फील्ड का एक अफसर IO, उनका असिस्टेंट था कैप्टन CS ढिलन और उनका रेडियो ऑपरेटर था लक्ष्य सिंह भाटी सिड्डा। ये दोनों आदमी कर्नल साहब को उठा के लाए, पीछे ला के जीप में डाला और इवेकुएट किया, पीछे ADS में ले जा के छोड़ा उनको और ADS से वो दिल्ली चले गए। उसके बाद फिरोजपुर से हमारी पलटन अबोर और फाजिलका इस इलाके में 10 दिन लड़ती रही और यहाँ भी सीज़फायर हो गया। यहाँ आखिरी निर्णय क्या हुआ था? आखिरी निर्णय तो सरकार का होना था, प्रधानमंत्री का होना था। इन्होंने जितना जीता हुआ एरिया था वो कबूल कर लिया कि हम वापस दे देंगे और युद्ध के 2-3 महीना के बाद फौजें अपनी अपनी जगह आ गई। उसके बाद अगला युद्ध आपका कहाँ हुआ था? हाँ, अगला युद्ध मेरा चौथा युद्ध श्रीलंका, पीस कीपिंग फोर्स, शांति सेना के रूप में। शांति सेना के रूप में यहाँ से हवाई जहाज़ों में भर भर के फौज भेज दी। हम लोग हार्बर बंदरगाह मद्रास से पानी वाली जहाज़ों में गए और अगला बंदरगाह ट्रिंकोमाली में जाके उतरे और ट्रिंकोमाली के आसपास ही डिप्लॉय रहे। 2 साल तक वहाँ आर्मी डटी रही। जब पहले गए तो हिंदुस्तान की आर्मी की कैजुअल्टी हुई, काफ़ी लोग घायल हुए, काफ़ी लोग मारे गए। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब उनको पकड़ना शुरू किया, उनको पीटना शुरू किया तो LTT वालों ने बोला हमको कि भैया हम भी हिंदुस्तानी है, हमें क्यों मार रहे हो। तो फौजियों का कुछ दिल परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो तो एक देश का 2 जातियों का झगड़ा था। तो फौजी भी थोड़े ढीले पड़ गए। 2 साल वहाँ रहे, नुकसान तो हुआ, लेकिन भाई वो भी हिंदुस्तानी थे, इसलिए लड़ाई का दिल दूसरी में जिस मकसद से गए थे वो कहीं ना कहीं प्यार। हाँ, वो फिर उस लड़ाई का कोई मकसद नहीं रहा। वो बाद में लोगों ने उस लड़ाई को एक व्यर्थ की लड़ाई साबित की। आपने 4 लड़ाई लड़ी है? 4 लड़ाई लड़ी। 4 लड़ाई में आप कई दिन लंबे समय तक लड़ाई में रहे। परिवार से संपर्क के क्या संसाधन थे? कितने दिनों में संपर्क होता था परिवार से? परिवार का हाल? हाँ, परिवार से संपर्क तो 1-आध महीने में लेटर आता था, चिट्ठी आती थी। महीने से पहले तो आती नहीं थी। चिट्ठी जब पहुंचती थी पलटन में तब क्या माहौल होता था? भाई खुशी होती थी और हम लोग लाइन लगाते थे लड़ाई के बाद कि पहले छुट्टी मैं जाऊंगा साहब, पहले छुट्टी घर मैं जाऊंगा, घर वालों से मैं मिलूंगा।
इसके बाद एक और चीज़ बताऊँ। इसके बाद श्रीलंका से ही मेरी पोस्टिंग हो गई और एक यूनिट में, उस पलटन का नाम 91 फील्ड रेजिमेंट, सूबेदार मेजर बन के मैं उसमें आ गया। 91 फील्ड रेजिमेंट जो है वो भी एक बहुत बड़ी बहादुर रेजिमेंट थी। उसने बहुत बड़ी बहादुरी की लड़ाई लड़ी। उसने खेमकरण के पास असल उत्तर गांव में लड़ाई लड़ी। असल उत्तर वहाँ पे डिप्लॉय थे 4 ग्रेनेडियर, 7 ग्रेनेडियर। 4 ग्रेनेडियर का जो अब्दुल हमीद था, परमवीर चक्र, उस पलटन के सपोर्ट में थी, डायरेक्ट सपोर्ट में थी 91। उस वक़्त माउंटेन थी, माउंटेन रेजिमेंट। वहाँ पे टैंकों की लड़ाई हुई, बहुत ज़बरदस्त टैंकों का अटैक हुआ। पाकिस्तान का दूसरा आर्मड डिवीज़न, सेकंड आर्मड डिवीज़न, पूरा करीब 110 टैंक खेमकरण को पार करते हुए अमृतसर की तरफ कूच किए। उनका इरादा था पूरे टैंक जो है, पैटर्न टैंक थे पूरे, अमृतसर को घेर लेंगे और पट्टी होते हुए हरि के पतन को कब्जा करेंगे। लेकिन वहाँ जब पैटर्न टैंक हिट होना शुरू हुए, ये इन्फेंट्री वगैरह के पास आरसीएल गन एक हुआ करती थी, अमेरिका की दी हुई, जीप के ऊपर माउंट थी। सबसे पहले 3 टैंक अब्दुल हमीद ने हिट किए। इसके बाद अटलरी वालों ने धुआंधार ज़बरदस्त 91 ने फायर किया। इसके बाद एयर अटैक हो गया उन टैंकों के ऊपर। तो पाकिस्तानी जो है वो टैंक छोड़ के सब भाग गए। अब वो क्यों भागे, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि जब टैंकों में आग लगी तो मुसलमान जाति का आदमी जल के नहीं मरना चाहता, इस डर से उन्होंने टैंक वहाँ छोड़ दिए। 103 टैंक छोड़ के भाग गए। 103 टैंक मतलब 103 टैंक। बाद में एक गांव है असल उत्तर के पास, भिक्की पिंड, वहाँ पे 103 टैंक इकट्ठे किए। उस गांव का नाम पैटर्न टैंक गांव रखा गया। उस लड़ाई में मेरी जो बाद वाली यूनिट है 91 फील्ड रेजिमेंट, इसको अवार्ड मिला, बैटल ऑनर मिला असल उत्तर, और एक वार ट्रॉफी के रूप में जिंदा गन मिली जो अभी भी उनके पास है। उस वक़्त 1965 की लड़ाई में 91 माउंटेन का सीईओ PR जसूस साहब थे। और अभी आज के दिन उस वक़्त का ऑफिसर, सिर्फ एक ऑफिसर कर्नल मनोहर सेठी जिंदा है, बाकी लोग तो उम्र ज़्यादा थी और साल भी ज़्यादा हो गए, इसलिए करीब चले गए। वो एक रेजिमेंट की नींव ऐसी लगी हुई थी कि उस रेजिमेंट में जितने भी ऑफिसर और जवान आए वो अच्छी किस्मत वाले, बहुत अच्छे स्वभाव के लोग 91 फील्ड रेजिमेंट में सिपाही भी आए, ऑफिसर भी आए, जिनमें हम लोग आपस में मिलते रहते हैं। जनरल विनोद ननार साहब DGRT, ब्रिगेडियर NS चौधरी साहब, कर्नल SP पुरी, कर्नल MS अहलुवालिया, जनरल MS गिल, कर्नल VP सिंह, इस तरह के बहुत अच्छे अफसर इस रेजिमेंट में थे, अच्छे स्वभाव के थे और अच्छी शिक्षा देते थे फौजियों को। आप सेना से रिटायर होने के बाद में आपके साथ रहने वाले सैनिक जो शहीद हुए थे, अफसर या सैनिक, उनके परिवार के लोग भी कभी आपसे मतलब मिलना होता है? हाँ, जो 9 सैनिक मैंने आपको बताया है जो पश्चिमी राजस्थान के थे, जोधपुर ज़िले के थे, इनके तो करीब घर पे हम जाते रहते हैं।
इसके अलावा जो दूर दराज के थे, देश के किसी अन्यत्र कोने के थे? फौज वाले बुलाते हैं, जो सैनिक जिंदा है वो करीब करीब हर तीसरी साल या चौथी साल में आपस में मिलते रहते हैं। ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कोई परिवार जो जिनके परिवार का कोई शहीद हुआ और उनको डेड बॉडी भी नहीं पहुंची और हाँ, मिलने आया हो आपसे? डेड बॉडी तो 1962 में जितने भी शहीद हुए थे उनकी डेथ बॉडियाँ वहीं पे सड़ती रही, ना चाइना वालों ने उठाया और हिंदुस्तान तो 2 महीने तक वहाँ पहुँच भी नहीं पाया था। ये डेथ बॉडी लद्दाख में मेजर शैतान सिंह और 13 कुमाऊं के लोगों की 3 महीने के बाद डेथ बॉडियाँ मिली। बर्फ़ में दबी हुई थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो चाइना वाले वापस गए और बर्फ़ पिघली तब ये बॉडियाँ मिली। उस समय परिवार के पास डेड बॉडी आती थी शहीद की कभी? नहीं, उस वक़्त कोई नहीं आती थी। वहीं पे फौज वालों को अगर मिलती तो फौज वाले ही कुछ थोड़ी बहुत लकड़ी और केरोसिन वगैरह डाल के वहीं दफना देते थे। परिवार को क्या सूचना मिलती थी कि आपके परिवार बस परिवार को तो फौज वाले 2 आदमी भेजते थे, उनका सामान बिस्तर बीटा लेके और बाई ट्रेन बाई बस आते थे और घर लाके। जिस हिसाब से अब शहीद होता है उसकी पार्थिव देह घर आती है, इस प्रकार का कोई सामान नहीं, इस प्रकार का ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कानून किया है। इससे पहले कोई फौजी शहीद हुआ फौजी की डेथ बॉडी घर नहीं आती थी। परिवार को मतलब शहीद के अंतिम दर्शन तक का? नहीं, कोई मौका नहीं मिलता था। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सूबेदार बलवंत सिंह जी, अभी तो काफ़ी सारे लोगों जो 62 से लेकर 71 तक के जो शहीद हुए हैं, आज़ादी के बाद जो लोग शहीद हुए, उनकी सबकी मेमोरियल अपने अपने गांव में बन रही है। कुछ लोग अपने पैसों से बना रहे हैं। राजस्थान में एक सैनिक मंत्री थे पिछले टाइम में, प्रेम सिंह बाजोड़ साहब, वो अपने पैसों से मूर्तियां सबको दे रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा बहुत शहीदों के घर वालों को भी इंटरेस्ट हो, वो जगह अलॉट करवाए। बाकी तो 62 वालों के करीब करीब बन गए। सूबेदार बलवंत सिंह साहब के बेटे और पोते सब अफसर हैं, अफसरी से रिटायर हुए हैं। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि बलवंत सिंह जी ने इतनी बहादुरी की और उनका निशान, उनकी पहचान, उनका मेमोरियल अभी तक बना नहीं है। अब तक बना नहीं है नारवा गांव में। नारवा कोई ऐसा परिवार जो उस समय आर्मी के ऑफिसर कहाँ भारत के होते थे या बाहर के भी थे? हाँ, उस वक़्त अफसर बाहर के भी थे। मेरी पुरानी 5 फील्ड रेजिमेंट में 1962 में एक अफसर था एंग्लो इंडियन, कैप्टन एल्बर्ट जॉन दलवी, वो कैप्टन था, ओपी अफसर था, वो भी शहीद हो गया। उनके पीछे परिवार में उनका उस वक़्त रहवास मैसूर में था, बेंगलोर में। जब वो एल्बर्ट दलवी साहब शहीद हो गए तो उनकी विडो वाइफ और उनकी 6 महीने की बेटी अपने रिश्तेदारों के पास ऑस्ट्रेलिया चले गए। अभी 2016 में वो एल्बर्ट जॉन दलवी की बेटी, उसका नाम था चार्ली, वो अपने पिता की खबर या हालचाल पूछने के लिए इंडिया में आई। आर्मी हेडक्वार्टर गई। आर्मी हेडक्वार्टर ने 5 फील्ड रेजिमेंट में भेजा। 5 फील्ड रेजिमेंट ने जो फौज की जो लॉन्ग रोल होती है उसके हिसाब से नाम देख के उस एल्बर्ट जॉन की बेटी को बामणू गांव में भेजा। वो यहाँ आई, उसके साथ एक सैनिक था। उसने अपने पिता के पूरे हालचाल पूछे कि कैसे लड़ाई हुई थी, क्या हालत हुई थी, क्या वो लड़ाई में ख़त्म हो गए या वो कैद हो गए। ऐसा पूरा तो समाचार हमने उसको दिया। उस ऑस्ट्रेलियन लेडी का बामणू गांव में
बहुत अच्छा स्वागत किया। लोगों को ये सस्पेंस है कि आपने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने पुराने आदमी हैं, लेकिन आप लगते नहीं कि आपकी इतनी उम्र हो गई। और 62 की लड़ाई में भी आप शामिल थे, मैं शामिल था, लड़ाई में शामिल था, इसलिए तो सरकार ने मुझे सीने पे लगाने के लिए इतने बड़े बड़े तकमे दिए हैं। मैं दिसंबर 1943 का जन्म है और 4 दिसंबर 1961 का फौज का इनरोलमेंट है। आप लोगों ने नौकरी की उसमें और आज के दिन में रात दिन का फर्क है। आप देश के बहादुर सैनिकों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अब सैनिकों के लिए ये देना चाहते हैं कि पहले में और अभी पिछले 15-10 साल में हज़ार हाथ का फ़र्क हो गया। नए नए हथियार आ गई, नई नई तोपें आ गई, नए नए लड़ाकू जहाज़ आ गए रफाल जैसे, और हर बॉर्डर के ऊपर पक्की रोड हो गई। और जहाँ पे पहले एक ऐसी जगह भी थी नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, उस जगह का नाम था हाईलॉन्ग और वाईलॉन्ग। वहाँ पे सैनिक, चाइना का बॉर्डर था, सैनिक वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है तिनसुकिया। तिनसुकिया से वो बॉर्डर पड़ता है 270 किलोमीटर, और 270 किलोमीटर सैनिक पैदल जाता था, 13 दिन में वहाँ पहुँचता था। अम्यूनिशन और राशन उसके कंधे पे होता था, जबकि आज के दिन में वहाँ हेलीकॉप्टर ग्राउंड बन गया, बड़ी बड़ी तोपें वहाँ पे हो गई। लेकिन उस वक़्त में, उस ज़माने में वहाँ 270 किलोमीटर तक फौज पैदल जाती थी, सेल्फ लोडिंग। ये उस समय की परिस्थितियाँ रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे विजय सिंह जी बामणू, जिन्होंने 4 युद्ध हैं वो देश की रक्षा के लिए, 3 युद्ध लड़े, 1 युद्ध शांति सेना के रूप में लड़ा और अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं हूं आपका फौजी भाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस प्रकार के वीडियो हम लगातार आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे वीरों को मैं नमन करता हूं कि जिनकी बदौलत आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जमसार मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये मेरी पूरी कहानियाँ रिकॉर्ड की, मेरे घर आए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सेवा और प्यार दिया